हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इससे संबंधित कंसेप्ट वीडियो आपको पहले बनाया जा चुका है और उसे आप देख सकते हैं। उससे आपको उस पार्ट में क्या क्या समझाया गया वो आपको क्लियर बताया गया। आज हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में इन्हें शेयर करें। बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखते हैं पाठ्य पुस्तक से, ये एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक जो इस समय सीबीएसई और यूपी बोर्ड में चलती है, उसके जो है सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 10th। तो इसको हम देखते हैं। पहले जो पहला प्रश्न है वो विस्तृत टाइप का है। जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वो कमज़ोर स्थिति में है। कौन से ऐसे पहलू हैं जहाँ पर स्त्रियाँ कमज़ोर हैं? तो इसका उत्तर देखिए, हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, किंतु अभी भी वो पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि हमारा समाज कैसा है, पितृ प्रधान है। औरतों के साथ साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। पहला इसको पॉइंट वाइज बताया गया है। पहला, भारत महिलाओं में साक्षरता की दर मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। तो स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। अभी भी माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च नहीं करते और बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। तो आप इस वीडियो को क्वेश्चन को आंसर को नोट भी कर सकते हैं साथ ही साथ, और इसको वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर रोक के भी आप इसको आराम से नोट कर सकते। नंबर 2 है, साक्षरता दर कम होने के कारण ऊंची तनख्वाह वाले पदों और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं, किंतु अक्सर उनके काम का मूल्यांकन, यहाँ पर वान गलत प्रिंट हो गया, ये मूल्यांकन है। मूल्यवान की जगह क्या लिखना है? मूल्यांकन। उनका मूल्यांकन नहीं माना जाता। उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता या उनके सही कार्य का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता। तीसरा पॉइंट है, काम के हर क्षेत्र में, यानी खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। चौथा पॉइंट है, भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी लड़की को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। अधिकांश परिवार लड़के की चाह रखते हैं, इस कारण लिंग अनुपात प्रति 1000 घटकर 927 रह गया है। भारत में सार्वजनिक जीवन, खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य ही है। मतलब नगण्य मीन्स बहुत कम है। अभी भी महिलाओं को घर की चार दीवारी के बीच में रखा जाता है। इसके अलावा इसका समरी है, महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ वहाँ भी मारपीट और अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। तो ये जो है आपका पहले का आंसर है, जिसको आप पहले क्वेश्चन के आंसर को वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं दूसरा, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दीजिए और उसके साथ एक उदाहरण भी दें। तो इसका उत्तर देखिए, सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। पहला, सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोज़मर्रा के जीवन में दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की जो मान्यता है वो बहुत बड़ी कारण है विवादों का। दूसरा है, सांप्रदायिक भावना वाले धार्मिक समुदाय राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं।
जो ऐसी भावना का समुदाय होगा वो राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। फिर धीरे धीरे धर्म पर आधारित अलग राज्य की मांग करके देश की एकता को नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे भारत में अकाली दल, हिंदू सभा, मुस्लिम लीग भी थी, जो कि मुसलमानों के लिए बनी थी। तो सभी तरह के धर्मों से आधारित कोई ना कोई पार्टी जरूर थी। धर्म के आधार पर सिखों की खालिस्तान की मांग इसका उदाहरण है। तो इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। तीसरा पॉइंट है सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा धर्म और राजनीति का मिश्रण किया जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा अधिक वोट प्राप्त करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है। जैसे भारत में इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन आप किसी पार्टी विशेष का नाम ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चौथा पॉइंट, कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयानक दंगे हुए। आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। 1984 के हिंदू सिख दंगे भी इसका उदाहरण है। तो ये था दूसरा प्रश्न, इसको भी आप नोट करें, लॉन्ग टाइप का ही था। अब आप देखें, बताइए कि भारत में अब किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। जातिगत असमानताएं किस तरह हैं भारत में, ये हमें इस क्वेश्चन में समझना है। आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। बदलाव तो आया है, किंतु फिर भी समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जातिगत असमानता के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। तो कौन कौन से पहलू हैं ये देखते हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। पहला पॉइंट, ये तो बहुत ही प्रचलित है भारत में कि अपनी जाति के अंदर शादी करना एक बहुत ज़बरदस्त परंपरा बनी हुई है। अंतर जाति विवाह आमतौर पर मान्य नहीं है, बहुत प्रॉब्लम इसमें आती है। दूसरा, संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तीसरा पॉइंट है, जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियां लाभ की स्थिति में रही हैं और कुछ को दबा कर रखा गया है। इसका प्रभाव आज भी नज़र आता है, यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी और दलित तथा आदिवासी की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है। फिर इसके बाद देखिए, हर जाति में गरीब लोग हैं, पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में अधिक संख्या निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। ये बात भी कुछ हद तक सही है। आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, वहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात सबसे ज़्यादा है, निचली जातियों का बहुत कम है। जो अमीर लोगों में प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो ऊंची जाति के लोगों का प्रतिशत सामान्य जाति के लोगों को प्रतिशत ज़्यादा मिलेगा और जो निचली जातियाँ हैं उनका कम मिलेगा उसमें। ये आपको उसमें देखना है। जो जातियाँ पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे थी, आधुनिक व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो ये इसमें विशेष रूप से जिनको शिक्षा नहीं मिली या नहीं उनको सुविधाएं नहीं मिली, तो वो पीछे रह गए और आज भी उसके कुछ कहीं ना कहीं असर है। फिर इसमें समरी के रूप में आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। इन पॉइंटों को देख कर आपको अपने आप समझ में आ गया होगा कि जातिगत विभिन्नताएं, असमानताएं अभी भी हैं, लेकिन इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम भी हुआ है और आजकल नई पीढ़ी में इस चीज़ को विशेष महत्व तो नहीं दिया जाता। देखते हैं, अब देखिए ये कुछ लघु प्रश्न है। पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे, अब ये लघु प्रश्न है। 2 कारण बताइए क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनाव नहीं जीत जा सकते। 2 कारण बताइए कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनाव नतीजे तय नहीं हो सकते। यानी कोई एक जाति का व्यक्ति चाहे कि मैं सिर्फ अपनी जाति के वोट से जीत सकता हूं, तो भारत में ऐसा संभव नहीं है, उन्हें सहयोग लेना पड़ेगा। भारत में जाति व्यवस्था भी धर्म की तरह चुनाव को प्रभावित करती है, किंतु केवल जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। पहला पॉइंट,
देश के किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। अगर आप समुदाय लेंगे तो हिंदू समुदाय, अगर हिंदू धर्म को एक समुदाय के रूप में लें तो उनका तो बहुमत है, लेकिन इसके अलावा किसी धर्म और किसी एक जाति विशेष को लिया है तो उसका बहुमत नहीं मिलेगा आपको किसी भी संसदीय क्षेत्र। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल है, और फिर इसमें ये भी किस बात होती है कि कोई भी पार्टी किसी एक जाति विशेष या समुदाय का सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस जाति के अधिकतर लोग यानी ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। इसके बाद इसका समरी रूप में आप लिखेंगे, इस प्रकार चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। मतदाताओं का लगाव जाति के साथ साथ राजनीतिक दलों से भी होता है, यानी उनकी विचारधारा से होता है, राजनीतिक दलों की विचारधारा से होता है। जैसे बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा को लोग पसंद करते हैं, तो उससे भी हो सकता है। और किसी पार्टी की कोई और विचारधारा है जो, तो उसका भी पसंद किया जा सकता है। तो सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता, राय सरकार कैसे काम कर रही है अगर वो राय खराब है, और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर निर्णायक असर होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको वीडियो रोक के आप कर सकते हैं इजीली। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो इस चैप्टर का जब कंसेप्ट वीडियो बनाया था इसके पहले, उसमें बताया गया था कि कितने प्रतिशत कहाँ हैं। देखते हैं इसका उत्तर। भारत में विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या, कुल सांसदों का 10% की जगह यहाँ पर आपको करना है लगभग 12%, इतना कर लीजिए, 12% भी नहीं है, यानी 11.7 है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत पीछे है। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व होता है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करें। छठा प्रश्न है, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब आपको पता ही है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिकता से निपटने के लिए भारत के लिए एक धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसके लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए। पहला, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म स्वीकार नहीं किया, जैसे कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई धर्म को जो दर्जा दिया जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। दूसरा पॉइंट, सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। तीसरा पॉइंट, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है, और भेदभाव भी नहीं करना, उसको अवैधानिक घोषित करता है संविधान। तो इस पॉइंट को भी आप, इस क्वेश्चन को भी नोट करें। अब ये सातवां प्रश्न यहाँ से अभी आपके बहुविकल्पी प्रश्न शुरू हो गए। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर, या समाज द्वारा स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, या बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं के मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका लैंगिक विभाजन का मतलब होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। इसका उत्तर ये है, खा ऑप्शन। फिर देखिए, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ कहाँ है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज, कि सिर्फ पंचायती राज में है। और लोकसभा और विधानसभा में मांग की जा रही, इसके लिए मांग की जा रही, जिसको अभी तक किसी भी पार्टी ने समर्थन नहीं किया और ना इसको संसद से पारित होने दिया गया। कुछ पार्टी ने समर्थन किया भी है, लेकिन वो ऊपरी मन से, जिससे ये विधेयक अभी भी अटका हुआ है। 9वां प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी
निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति की इस धारणा पर आधारित है कि इसको कैसे पढ़ना है? सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि इनमें से कौन सही है। ये आपको एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सांप्रदायिकता का मतलब है अपने धर्म को अच्छा मानना और दूसरे को खराब मानना, उसकी बुराई करना। तो ये तो सही है। अब विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी रह सकते हैं, तो ये तो धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है, सांप्रदायिकता की नहीं है, गलत है। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ये भी किसकी बात हो गई? सांप्रदायिकता की। एक धार्मिक समुदाय का प्रयोग सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आ और सा दोनों सही है। उत्तर हो जाएगा आ और सा, और गलत कौन से हैं? बा और दा। तो इसको आराम से इसको आप उत्तर, ये दिया हुआ उत्तर, इसको आप कर सकते हैं। आप देखिए 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला, ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो देखिए इसमें सारे सही हैं, बस खा ये वाला सही नहीं। एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता। हमारे यहाँ कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई धर्म, श्रीलंका में बौद्ध धर्म, तो हमारे देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। 11वां प्रश्न, इसकी एक रिक्त स्थान जैसा प्रश्न है, यहाँ पर डैश 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 होना चाहिए। यहाँ पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है, तो जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत पे है, तो इस जगह क्या आएगा? जाति पर आधारित, जो जाति वैसे तो हर धर्म और मज़हब में है, लेकिन जाति पर जो एक स्ट्रॉन्ग विभाजन है वो भारत में ज़्यादा है। और फिर 12वां प्रश्न है, सूची बनाई गई, सूची 1 और सूची 1, लिस्ट 1 लिस्ट 2, इनको आपको मिलाना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 12वां प्रश्न, सूची को मेल कराएं। मेल करा देते हैं, देखिए इसको आप अपने आप समझ जाएंगे। अधिकारों के और अवसरों के मामले में स्त्री पुरुष को बराबर मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी। जो स्त्रियों की वकालत करते हैं और उनको कहते हैं बराबरी का हक ही मिलना चाहिए, उनको नारीवादी बोलते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति वो होगा सांप्रदायिक। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाएगा जातिवादी। जो जाति की बात करता है हमेशा वो जातिवादी। व्यक्तियों के बीच धार्मिक संस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति वो कहलाता है धर्मनिरपेक्ष। तो इसको फिर से हम देखते हैं, इसको आपका बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं। अधिकारों के और अवसरों के मामले में स्त्री पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति होता है, पहले का हो जाएगा खा। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये हो गया खा। धर्म को समुदाय का आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक, ये वाला हो गया दूसरे का का। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी। और लास्ट है धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष। तो ये थे ये प्रश्न, इसका उत्तर यहाँ बना के दिया गया है, इसको भी आप इन सारे प्रश्नों को आप थोड़ी थोड़ी देर वीडियो को रोक के इनको नोट कर लीजिए। ये कुल 12 प्रश्न थे, तो इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करके रखना है, जिससे जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आप इनके आधार पर को आंसर लिखने हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।